जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाडा के द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? विच प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 4 years बाय नाडा? तो फ्रेंड्स आपको नाम याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो ये नाम है संजीता चानू। संजीता चानू को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है नाडा के द्वारा। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है संजीता चानू। इनकी उपलब्धि की बात करें तो ये क्या है फ्रेंड्स, 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में विजेता रही हैं और ये इंडियन वेट लिफ्टर है। कौन है ये? इंडियन वेट लिफ्टर है और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में ये विनर रही हैं। दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी है उसे हम नाडा बोलते हैं। नाडा ने इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। अब दोस्तों इन्होंने किसका सेवन किया है? तो नाडा के द्वारा संजीता चानू के शरीर में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्रोस्टोलोन ये पॉजिटिव पाया गया। तो ये एक प्रकार का ड्रग है। दोस्तों जो डोपिंग टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट में ये पता किया जाता है एथलीट के अंदर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी स्पोर्ट्समैन जो है उनकी जो स्पोर्ट्समैन का आप कह सकते हैं फिटनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये ऐसे प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हालांकि विनर बन जाते हैं लेकिन नाडा और वाडा का मानना है इससे एथलीट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए इन सभी ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया है। अब दोस्तों इसका रिजल्ट ये भी होगा कि राष्ट्रीय खेलों में जो भी इन्होंने पदक जीते हैं वो भी इनसे वापस ले लिए जाएंगे। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे प्लेयर्स को प्रतिबंधित किया गया है, जैसे शिवपाल सिंह, कमलप्रीत कौर, धनलक्ष्मी शेखर, राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता नवजीत कौर ढिल्लो और इसके अलावा लॉन्ग जंपर ऐश्वर्या बाबू को नाडा के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं नाडा की। तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रेजेंट में भारत के जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं वह अनुराग ठाकुर जी। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर जी। जिस प्रकार से देश में ये जो प्रतिबंधित दवा है इन सभी का सेवन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रोकने के लिए नाडा है, उसी प्रकार से वर्ल्ड में एक एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं वाडा। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वाडा जो है दोस्तों ये एफिलिएशन देती है विभिन्न देशों को कि वो अपने खिलाड़ियों पर इन सभी दवाओं को देखें क्या उन्होंने सेवन तो नहीं किया है। इसी प्रकार से वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल में वाडा है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष होते खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टेस्टिंग फॉर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और एथलीट को एजुकेट करना कि डोपिंग अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 7 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को आपको पढ़ा रहा हूं। 500 रन बनाने में केवल 4 रन दूर हूं, 496 रन पे हूं और अभी ये जीवन पर्यंत चलने वाला है। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक करंट अफेयर्स चलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों ये जो क्लास है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड की जा रही है। सबसे आखिरी में आपको मिलता है ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स के साथ स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है 5 से 6 मिनट का, ताकि आपकी क्लास एक संपूर्ण क्लास हो, एक संपूर्ण पैकेज हो। 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, 1.5 से 2 घंटे हम आपके वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और किसके बीच मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड हु हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स ये जो है अमेजन इंडिया के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच में समझौता किया गया है। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, भारत में सूचना और प्रसारण मंत्री भी अनुराग ठाकुर है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो यहां पे लिखा भी है माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री। इसके अलावा इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है।
तो दोस्तों इसका समझौता हुआ है, इसका क्या फायदा होगा? दोनों मिलकर के क्या करेंगे, भारत में टैलेंट को खोजेंगे, नेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर क्या किया जाएगा, भारतीय प्रतिभाओं के लिए अवसर पैदा किया जाएगा। क्लियर है? मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में। क्लियर है दोस्तों? यहां पे बात करते हैं अमेजन की। बहुत सारे प्रश्न ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी से पूछ लिए जाते हैं। 1994 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका सिएटल संयुक्त राज्य में है। ये बहुत सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। अमेजन लगभग सभी जगह है। ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, किंडल फायर, स्टोरेज सर्विस, हर जगह आपको अमेजन देखने को मिलेगा। और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत विरोधी एजेंडा के लिए भारत ने किस संगठन की आलोचना की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय इंडिया फॉर इट्स एंटी इंडिया एजेंडा? तो फ्रेंड्स, भारत ने कड़ा विरोध जताया है इस्लामिक सहयोग संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ओआईसी है, ये मुस्लिम देशों का समूह है। इसमें 57 कंट्रीज है। दोस्तों बात क्या हुई है उसे पहले हम समझ लेते हैं। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, रामनवमी अभी हाल ही में मनाई गई। रामनवमी के दिन बहुत सारी हिंसा देखने को मिली। भारत के विभिन्न राज्यों में, गुजरात में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हमें बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखने को मिले, ऐसे वीडियो देखने को मिले कि रामनवमी के दौरान जो मुस्लिम और हिंदू समुदाय है उनके बीच में झड़प देखने को मिली है। तो इसी को लेकर के ओआईसी ने विरोध जताया है। हालांकि भारत ने इसे बिल्कुल से नकारा है। भारत इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। भारत ने साफ साफ अपना रुख बता दिया है। ठीक है, तो भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के एजेंडा की आलोचना की है। इस्लामिक सहयोग संगठन कहता है कि हम सांप्रदायिक मानसिकता के हैं, हम कम्युनल माइंडसेट के हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है हम किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा ही नहीं है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और प्रयास भी होना चाहिए हमारे देश का, भारत सरकार का, दुनिया का, कि हम क्या करें, एक सेकुलर देश की तरफ बढ़े। तो दोस्तों ओआईसी सचिवालय ने यह बयान जारी किया है कि भारत के बहुत सारे स्टेट में यह देखने को हमें मिला है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया, ऐसा इनका आरोप है। बट भारत के द्वारा इसकी जो प्रतिक्रिया है साफ साफ कही गई है, ये गलत सोच है। क्लियर है दोस्तों? आपको ये मैटर पूरा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ओआईसी की बात हमने बहुत सारी तो कर ली है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानना चाहिए। सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई है। मोरक्को में आयोजित किया गया था सबसे पहला इस्लामिक शिखर सम्मेलन। भारत इसका सदस्य नहीं है। इनका उद्देश्य है शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा प्रदान करना। 57 मेंबर्स है। हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है। भारत इसका मेंबर नहीं है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में देखने को मिलेगी, उसके बाद पाकिस्तान, और भारत तीसरे नंबर पे है। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ, जिसे हम बोलते हैं यूईएफए, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन? तो फ्रेंड्स इनका नाम है अलेक्जेंडर सेफरिन। क्या नाम है? अलेक्जेंडर सेफरिन। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है अलेक्जेंडर सेफरिन, जो यूईएफए के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन के प्लेयर सर्जियो रामोस की। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अभी रिटायरमेंट ली है। फ्रांस के राफेल वेरेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। 2027 में कौन सा आयोजन किया जाएगा? फुटबॉल एशिया कप, जिसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। अभी 2022 में कतर में आप सभी को फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पता चला है और फीफा वर्ल्ड कप का विनर अर्जेंटीना बना है। ब्राजील के महान फुटबॉलर किनका निधन हो गया है? पेले का निधन हो गया है। ठीक है, प्रमुख खेल संस्थाओं के अध्यक्ष को यहां पर एक बार डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे।
बीसीसीआई के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, 36वें नंबर के, ये एंग्लो इंडियन है। तैयब इकराम की बात करें, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की, जो पहले हॉकी इंडिया के कप्तान भी थे। कल्याण चौबे भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, और ऐसा ये कारनामा करने वाली, उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला है। दोस्तों, आज के नॉलेज की फैक्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे। यहां पर मैं शांति, साहित्य और केमिस्ट्री 3 क्षेत्रों की बात करूंगा। अगले 3 क्षेत्रों की कल बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट हुआ है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। शांति के क्षेत्र में 3 ऐसे, एक व्यक्ति को मिला है, 2 संगठन को मिला है। तो पहले एलएस यहां पे लिखा बिलियात्स्की, तो ये बेलारूस के हैं, और शांति के क्षेत्र में इन्हें मिला है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी होता भी है, बी बड़ा होता है, ए से आगे बढ़ेगा तो इनका नाम आपको याद हो जाएगा। मेमोरियल संस्था रूस की है, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। रूस जो आक्रमण किया, तो मेमोरियल संस्थान ने खुद इसका विरोध किया है, इसलिए इसे मिला है मेमोरियल संस्थान को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो सिविल लिबर्टी, दोस्तों यूक्रेन पर आक्रमण किया है रूस ने, और हर एक नागरिक चाहता है कि हमको लिबर्टी मिल जाए। लिबर्टी मतलब आजादी मिल जाए, भाई रूस से हमें लिबर्टी मिल जाए। ठीक है, तो लिबर्टी शब्द आएगा, यूक्रेन से इसका संबंध है। मेमोरियल रूस, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है एनी एनॉक्स फ्रांस, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनीबडी कैन डू लिटरेचर। एनीबडी कैन डांस आपने सुना होगा, एनीबडी कैन डू लिटरेचर, एनीबडी से एनी एनॉक्स आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैरोलिनी बैट्रोजी, बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल। तो ये जो है दोस्तों, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। तो इसकी एक ट्रिक है, आप लोगों को पता होगी, और ये ट्रिक जो है इसमें ये है कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक मेडल लिया है और ये केरोसिन डाल रहा है। केरोसिन डाल रहा है तो मेडल जो है वो धीरे धीरे शार्प हो रही है। मेडल क्या हो रही है? शार्प हो रही है। तो ये जो साइंटिस्ट है केमिस्ट्री में ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, हम केमिस्ट्री लैब में हैं, ऐसा आपको याद रखना है। केरोसिन डाल रहा है तो आपको कैरोलिन बैट्रोजी याद आएंगे। शार्प होगा तो बेरी शार्पलेस है, और मॉर्टन मेल्डल, मेडल में अपन ने डाला है तो इसका मॉर्टन मेल्डल ये साइंटिस्ट है। क्लिक केमिस्ट्री के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, अगर आप हरियाणा जीके कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, आप यूपी जीके कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप एमपी जीके कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास है आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, जो आपको कम समय में बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देगा। यहां पर आपको 20% तक का ऑफ मिल जाता है। ये ऑफर आज के लिए है, और इसमें आप कोड यूज करना RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, इन सभी कोर्सेस में। तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको तैयार किया ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके। भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो भारत को 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। क्लियर है? जो भारत का यहां पे समय स्टार्ट होगा, कार्यकाल स्टार्ट होगा, अगले वर्ष से स्टार्ट होगा, 2024 से स्टार्ट होगा। इसके पहले भारत जो है 2004 में, यानी लगभग 20 साल पहले इस आयोग का मेंबर था। दोस्तों सदस्य बनने के लिए भारत को इसमें 46 मत प्राप्त हुए हैं, 53 की वोटिंग हुई थी और भारत को 46 मत मिले हैं और भारत इसका सदस्य बन गया। अब दोस्तों यहां पे बात आ रही है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई 1947 में। 1947 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर रहे हैं तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस।
बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर स्वास्थ्य दिवस तो आज है, आज बता दीजिए। तो दोस्तों क्या होता है कि स्वास्थ्य दिवस जब डब्ल्यूएचओ के द्वारा आज मनाया जाएगा तो उसकी थीम जारी की जाएगी, उसके बारे में और भी डाटा जारी किया जाएगा। तो जब आज बैठक होगी तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा मुझे फ्यूचर का नॉलेज हो जाएगा, होगा क्या? बैठक आज होगी दोपहर को, शाम को, तो आपको 8 अप्रैल को इसकी जानकारी मिलेगी। समझ गए आप? तो न्यूज़पेपर भी ऐसे ही चलता है। न्यूज़पेपर में जो आज का इवेंट है मतलब लिखा होता 7 अप्रैल के समाचार, तो 7 अप्रैल के नहीं होते, वो 6 अप्रैल के होते हैं, लेकिन आपको 7 अप्रैल को सुबह सुबह मिलते हैं। इसी प्रकार से हमारा करंट अफेयर्स ताजा तरीन सुबह आपको 6 बजे मिलता है। अब दोस्तों 6 अप्रैल को ये क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको जैसा कि बता दिया हूं, विकास के लिए और शांति के लिए ये मनाया जाता है। इसकी आपको थीम याद रखना है, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। 2013 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। हालांकि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। किस वर्ष तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? अभी प्रेजेंट पोजीशन भारत की चौथी है, लेकिन भारत 2026 तक दूसरा सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सोलर मैन्युफैक्चर में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर चाइना है। कौन है? चाइना अपना पड़ोसी देश है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी एक प्रकार की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाती है और जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। आने वाला फ्यूचर सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगा ताकि जो कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, उस पर जो निर्भरता है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है, 2030 तक 10 गीगावाट से हम 50 गीगावाट तक बढ़ जाएंगे। यहां पे बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलियांस की, जो भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। वर्तमान में 114 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन 92 ऐसे मेंबर हैं जो पूरी तरीके से इसके सदस्य बन चुके हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में, और AK माथुर इसके महानिदेशक हैं। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो फ्रेंड्स ये है डॉक्टर नित्या अब्राहम। डॉक्टर नित्या अब्राहम को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दोस्तों यूरोलॉजिस्ट वर्ड यूरिन से आया है, यानी मूत्र विशेषज्ञ। ठीक है, जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी स्टडी को यूरोलॉजिस्ट कहते हैं और उस अध्ययन को यूरोलॉजी कहते हैं। तो ये वो हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। ये हैं डॉक्टर नित्या अब्राहम। डॉक्टर नित्या अब्राहम ये भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि इनमें भारतीय लगा हुआ है। क्लियर है? और इन्हें ये अवार्ड मिला है। अब ये जो पुरस्कार है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार उसे भी डिस्कस करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवीन जिंदल को मिला है टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा। ये इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। असम का एक एनजीओ है, इसका नाम है तपोवन। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 75,000 रुपए की राशि इस एनजीओ को मिली है जो बच्चों के लिए काम करती है। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक, यहां पे मैं बोल रहा हूं रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर। वैसे तो अभी प्रेजेंट में 9वें नंबर पे हैं, कभी 10वें नंबर पे ओवरऑल आते हैं, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं सबसे अमीर खेल मालिक की। तो सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं मुकेश अंबानी। दुनिया में सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं, ये आप देख पा रहे हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी जो हैं सबसे अमीर खेल मालिक घोषित किए गए हैं। नेटवर्थ $83.4 बिलियन की है। लास्ट ईयर
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के मूल्य 3% गिरे थे। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है थोड़ा बहुत, है ना, अलग कमाई का साधन। तो कुल संपत्ति में अभी यहाँ पर इनके अभी भी वृद्धि देखने को मिली है, हालांकि इनके शेयर वैल्यू अभी डाउन भी चल रहा है। स्टीव वॉलमर की बात करें तो सेकंड स्थान पर है, रोब वाल्टन थर्ड प्लेस पर है और फ्रांसवा पिनॉल्ट एंड फैमिली चौथे स्थान पर है। ये सब स्पोर्ट्स मालिक की बात कर रहे हैं। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी? मतलब पुरुष T20 क्रिकेट चल रहा है, उसमें पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बन गई हैं। इनका नाम है किम कॉटन, नाम नहीं भूलेगा, कॉटन कपास, किम कॉटन, ये है किम कॉटन। अब ये किस देश की हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड की हैं। ये मैच कहां हुआ? 5 अप्रैल को हुआ डुनेडियन में श्रीलंका के खिलाफ। न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान ये पूर्ण सदस्य पुरुष T20 में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी है। इसके अलावा कॉटन की बात करें तो ये 2018 के बाद से 24 महिलाओं की ODI, 54 महिला T20 में ऑन फील्ड और टीवी एम्पायर दोनों में एम्पायरिंग कर चुकी हैं। ये इनकी उपलब्धि है। दोस्तों आप सभी के सामने है RRR करंट अफेयर्स, यानी जिसे हम बोलते हैं रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार को ग्रहण किया है? तो ये बने हैं, इनका क्या नाम है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। विश्व अर्थराइटिस डे, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। On the occasion of International Girl Child Day, जागृति यादव was made High Commissioner of which country? तो ये ब्रिटेन की बनी है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को मनाया गया। टीपू एक्सप्रेस का नाम बदला गया रेल मंत्रालय के द्वारा। तो टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसे किया गया वोडेयार एक्सप्रेस। क्या बोला गया है? वोडेयार एक्सप्रेस बोला गया। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स यानी 6 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का यहां पर हम धमाकेदार रिवीजन करने वाले हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बसोहली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच यूटी विच गॉट GI टैग रिसेंटली? तो बसोहली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर की है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन हुई है? तो कहां पर? भारत और नीदरलैंड के बीच में हुई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया। न्याय तक पहुंच आसान करने के लिए कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? वो है कर्नाटक राज्य। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। चीन ने किस राज्य की 11 स्थानों को नाम बदलने की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है सुधा शिव कुमार। नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने इसे लॉन्च किया है। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पीयूष बाबेले। हेक्लीना का निधन हो गया, वह कौन थी? तो हेक्लीना ड्रैग परफॉर्मर थी, इनका निधन हो गया है। रिसेंटली हु हैज बीन मेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस? तो ये है रुद्रेंद्र टंडन। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम विभिन्न कृषि क्रांतियों को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट रेवोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे विथ इमेजेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट वीट के प्रोडक्शन पे बढ़ा, राइस उतना नहीं बढ़ा। वीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हुआ था। हरित क्रांति, इसका संबंध खाद्य उत्पादन से है, फूड प्रोडक्शन से है। श्वेत क्रांति, जिसके जनक वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंध श्वेत क्रांति का है। नीली क्रांति का संबंध है फिश प्रोडक्शन से। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। सिल्वर प्रोडक्शन, रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति, पीले ऑयल सीड्स होते हैं, तिलहन उत्पादन से।
कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल के उत्पादन से। लाल क्रांति की बात करेंगे तो यहां पे टोमेटो और मीट दोनों के प्रोडक्शन की बात करेंगे। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो लॉबस्टर, जिसे झींगा मछली बोलते हैं, इसके उत्पादन से इसका संबंध है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फ्रूट प्रोडक्शन, फल उत्पादन से। अमृत जल होता है, जल अमृत है हमारे लिए, बिना जल के हम जिंदा नहीं रह सकते, तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। गोल गोल क्या है? आलू। गोल गोल क्या है? आलू। गोल क्रांति का संबंध किससे है? राउंड रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, तो यह है आलू उत्पादन से। क्लियर है? यहां पे दो और छूट गए हैं, उसको भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक है स्वर्ण क्रांति जिसे बागवानी से संबंध है, और खाकी क्रांति चमड़ा से है, लेदर प्रोडक्शन। 7 अप्रैल का टेस्ट आप सभी के सामने है, और 7 अप्रैल के टेस्ट में आज हम आपको पूरा आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आपका हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो रजत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों आपको याद रखना है, पढ़ाया मैंने, एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? फिश प्रोडक्शन से। आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो इसे बोलते हैं गोल क्रांति। नाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताया 2005 में। इस्लामिक सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? आपने पढ़ा है टोटल 57 सदस्य हैं। हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो पेले का जो निधन हुआ है ये कहां के प्लेयर हैं? ब्राजील के। दिलीप तिर्की प्रेजेंट में किसके अध्यक्ष हैं? तो दिलीप तिर्की ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्रिकेट एम्पायर किम कॉटन का संबंध किस देश से है? तो किम कॉटन का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से है। टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवीन जिंदल को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मैंने आपको बताया है गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों कल की जो इमेज आपने देखी थी पहचानो कौन में, वो बाल गंगाधर तिलक जी की है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में मुस्कान कुमारी ने बताया है, यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा स्नेहा कुशवाहा ने भी इनके बारे में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज की जो इमेज है आपको पहचाननी, इमेज किन व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। आज का सवाल है किस वर्ष तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। एक काम की बात है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक वैकेंसी जारी की है। तो वैकेंसी की विशेष बात यह है कि जिन्होंने गेट एग्जाम दिया है 2021, 22, 23 उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आप यहां पे www.npcilcareers.co.in पे जाना, वहां पे आप आवेदन कर सकते हो। जिन्होंने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है उनमें जो अंक आपके आए उसी आधार पर आपका साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आंचल, अभिषेक, नरेश, अनीता, सीमा शुक्ला, आप लोग टॉपर हैं। 6 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स के क्विज के आपको पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगी। यहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा और इसके अलावा आपको क्विज भी मिलेगा। दोस्तों ये दोनों चीजें यहां पर होती हैं और आप इसे जब डाउनलोड करोगे तो नीली पट्टी को क्लिक करना, हर दिन का वीडियो, पीडीएफ को सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ आपको यहां भी प्रदान करते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पर। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अपने दोस्तों को शेयर करके बताइएगा क्या वाकई आपको सेशन पसंद आया है। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।